हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इग्नो सब्जेक्ट कोड BEGS 185 की, जिसकी बुक का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जबकि जून 2025 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप एग्जाम में काफी अच्छा करके आने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। इसके जो फ्री PDF नोट्स है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लब इग्नो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आता है। तो पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। देखिए, तो आपके पास 5 टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है ना, एग्जाम में सब पे नहीं लिखना होता है, आपको चॉइस मिलती है। ठीक है ना, तो अब मैं सबके ऊपर ही बात करने वाला हूँ क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछ ही रखे 3-4 सालों में। ठीक है, देखिए, पहले हम बात करेंगे IF स्ट्रक्चर की, फिर क्रॉस सर्कुलर अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड बैकवर्डनेस इन रीडिंग एंड टीचिंग इंग्लिश टू अनप्रिविलेज्ड लर्नर्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड क्लासरूम बेस्ड टेस्ट। तो ये 5 टॉपिक रहने वाले हैं जिसके ऊपर मैं बात करनी है, तो बारी बारी करके हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहले हम बात करते हैं IRF स्ट्रक्चर की। भाई होता क्या है ये, देखिए, तो IRF स्टैंड फॉर इनिशिएशन रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। ठीक है भाई, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना, ठीक है, फिर रिस्पॉन्स आपको कुछ मिलता है, देन फीडबैक मिलता है। ठीक है, आप स्टार्ट करो आपने कुछ, ठीक है, देन आपको रिस्पॉन्स मिलता है, देन फीडबैक मिलता है। ठीक है ना, तो IRF स्टैंड फॉर इनिशिएशन रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। इट इज अ पैटर्न यूज्ड इन क्लासरूम कन्वर्सेशन। ठीक है, कहने का मतलब है, आपने मान लो आप टीचर हो, आपने कुछ स्टार्ट करा, बच्चे कुछ बताएंगे, वो रिस्पॉन्स हुआ, देन आप फीडबैक देंगे। ठीक है, तो वो IRF हो गया। तो IRF स्टैंड फॉर इनिशिएशन रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। इट इज द पैटर्न यूज्ड इन क्लासरूम कन्वर्सेशन स्पेशली बाय टीचर्स। ओके, आगे देखिए, अब इनिशिएशन का मतलब क्या है। बेसिकली टीचर आस्क क्वेश्चन, समझ आ गया। एग्जांपल के लिए, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो इनिशिएशन हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्स, द स्टूडेंट्स आंसर, एग्जांपल के लिए चिल्ड्रन। तो चाइल्ड यहाँ पर बेसिकली इनिशिएशन हो गया, जो ये क्वेश्चन पूछा टीचर ने। रिस्पॉन्स क्या हो गया भाई, जो बच्चे आंसर दे रहे, एग्जांपल के लिए चिल्ड्रन, जो कि क्वेश्चन टीचर ने पूछा था। देन फीडबैक, द टीचर गिव्स अ रिप्लाई, एग्जांपल के लिए वेरी गुड और नो ट्राई अगेन। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फीडबैक है वो टीचर दे सकती है। तो इनिशिएशन रिस्पॉन्स एंड फीडबैक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए, और दिस मेथड हेल्प कीप क्लासरूम कम्युनिकेशन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, जब इस तरीके IRF का यूज करा जाता है क्लास के अंदर, तो इससे होता क्या है भाई, क्लासरूम में कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है, क्लियर रहता है और ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं बचती है। आगे देखिए, इट शोज स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। ये दिखाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टॉपिक को समझा है। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स दे रहे, अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे इसका मतलब समझ जाएंगे भाई कि टीचर बच्चों को समझ नहीं आया है, टीचर को आइडिया लग जाता है। तो ये दिखाता है अगर बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई बच्चों ने टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। बट समटाइम्स इट कैन लिमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पीकिंग फ्रीली और शेयरिंग देयर आइडियाज। क्यों, क्योंकि भाई, क्योंकि बच्चे सिर्फ वही रिस्पॉन्स दे सकते हैं जो टीचर ने पूछा है। तो इसलिए क्या होता है, IRF कभी कभार क्या होता है भाई, स्टूडेंट्स को लिमिट कर देता है उनको फ्री बोलने से। ठीक है, मतलब वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जो टीचर पूछ रहा है बस उसी का रिस्पॉन्स वो दे सकते हैं। ठीक है, और अपने आइडियाज को वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट लग जाती है जब IRF की बात यहाँ पर आती है। समझ आ गया। एंड टू इम्प्रूव, टीचर्स कैन गिव मोर टाइम एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन ड्यूरिंग द फीडबैक स्टेज। ठीक है ना, कहने का मतलब है जो ये अगर इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं भाई, जो बच्चे हैं वो लिमिट में थोड़ा फ्रीली बोले, वो अपने आइडियाज को शेयर करें, तो टीचर्स उनको एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है। ठीक है, फॉर एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, कहने का मतलब है थोड़े जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो पूछ सकती है ड्यूरिंग द फीडबैक स्टेज। ध्यान रखना, जो कि थर्ड स्टेज है IRF का। उसके बाद आपका जो सेकंड है, क्रॉस सर्कुलर अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो क्रॉस सर्कुलर अप्रोच का मतलब क्या है, पहले तो ये मतलब आपको पता होना चाहिए। तो दिस अप्रोच मीन्स टीचिंग इंग्लिश अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ और हिस्ट्री। तो क्रॉस सर्कुलर अप्रोच का मतलब है भाई इंग्लिश को दूसरे सब्जेक्ट के साथ पढ़ाना। ठीक है, लाइक साइंस, मैथ एंड और हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल के रीडिंग अ साइंस टेक्स्ट इन इंग्लिश क्लास। ठीक है ना, कहने का मतलब एक साइंस टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं किसमें, इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, राइटिंग अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट यूजिंग इंग्लिश। तो कहने का मतलब है कई बार होता है आपको ऐसे वगैरह आर्टिकल वगैरह लिखना होता है, कहीं ना कहीं वो साइंस के ऊपर भी हो जाता है ना। तो आपने ये करा भाई, इंग्लिश में तो लिख रहे हो आप, तो अपने इंग्लिश और साइंस को आपस में मिला दिया है ना। ऐसे भाई हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिख रहे हो, इंग्लिश का यूज करके इंग्लिश में लिख रहे हो, तो ये भी हो जाएगा आपका क्रॉस सर्कुलर अप्रोच। समझ आ गया। आगे देखिए, बेनिफिट्स की बात करूं, मेक लर्निंग यूजफुल इन रियल लाइफ, इससे भाई जो लर्निंग है वो रियल लाइफ में यूजफुल हो जाती है। इंप्रूव्स बोथ सब्जेक्ट नॉलेज एंड इंग्लिश स्किल। ठीक है भाई, इससे क्या होता है, इंग्लिश स्किल्स तो आपकी इंप्रूव हो ही रही है, और जो सब्जेक्ट की नॉलेज है जिससे आप रिलेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, उसकी भी नॉलेज आपके अंदर थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। इंक्रीज इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या बच्चे के अंदर भाई
इंटरेस्ट भी जगता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती बढ़ती है, और कनेक्ट्स आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है ना। इससे जो बच्चे के अंदर आइडिया है वो डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड वो कनेक्ट कर पाता है, तो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है ना कि भाई कैसे बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज हमें यूज़ करनी है। बिकॉज ध्यान रखना, ये बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि कनेक्ट कर पाता है आइडियाज को फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट। आगे देखिए, और दिस मेथड इज हेल्पफुल इन स्कूल वेयर इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। समझ रहे हो ना, ये मेथड जो स्कूल में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जहाँ वेयर इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, इट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश बाय यूजिंग रियल एंड फैमिलियर कंटेंट फ्रॉम अदर। ठीक है भाई, तो जो ये आपका क्रॉस सर्कुलर अप्रोच है, कहीं ना कहीं ये मदद करता है बच्चों को समझने में इंग्लिश का यूज़ कैसे करना है, और जो जो बाकी सब्जेक्ट का कंटेंट उनको पता है उसका यूज़ करके। समझ आ गया। अगला टॉपिक आपका बैकवर्डनेस इन रीडिंग। ठीक है, बैकवर्डनेस का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, ठीक है ना। तो रीडिंग के अंदर बैकवर्डनेस हमें देखने को मिलता है। अब खुद आप अब कॉलेज में आ गए हैं, तो आपने बचपन से देखा हो कोई बच्चे आपकी क्लास के अंदर ही क्या होते हैं भाई, पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बैकवर्डनेस है रीडिंग के अंदर। वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई रूरल बैकग्राउंड से आ रहा होता है, कोई अदर बैकग्राउंड से आ रहा होता है, जो कि भाई रीडिंग नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है, इंग्लिश वगैरह में। तो ये ध्यान रखना है। तो बैकवर्डनेस इन रीडिंग मीन्स स्टूडेंट इज नॉट एबल टू रीड वेल फॉर देयर एज और क्लास लेवल। मतलब कि जो उसका क्लास का लेवल और जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उस लेवल का वो नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, रीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो हम बैकवर्डनेस इन रीडिंग बोलते हैं, उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रीजन देखिए भाई, नो बुक्स एट होम, इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं भाई। अगर बैकवर्डनेस है तो इसके बहुत सारे रीजन क्या हो सकते हैं। पहला, नो बुक्स एट होम, वीक रीडिंग फाउंडेशन, मतलब कि भाई बचपन में ही उसका रीडिंग फाउंडेशन नहीं बना। प्रॉब्लम्स लाइक डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होती है, एक बीमारी होती है, ठीक है, ध्यान रखना, माइंड से रिलेटेड, तो वो हो सकती है। पुअर टीचिंग मेथड्स एंड पॉवर्टी और लैक ऑफ सपोर्ट, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि भाई पुअर टीचिंग मेथड होता है कि भाई बचपन में टीचर ने नहीं पढ़ाया हो, या जिस क्लास में वो है उसमें टीचर ढंग से ना पढ़ा रही हो। और पॉवर्टी भी उसको देखने को मिल सकती है, मतलब पॉवर्टी की वजह से या लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से, बचपन में उसको सपोर्ट नहीं मिला है, अभी भी सपोर्ट ना मिल रहा हो उस बच्चे को, गरीबी के कारण भी ये हो सकता है। तो मतलब कि जिससे कि उसको रीडिंग में बैकवर्डनेस देखने को मिली है। समझ आ गया। आगे देखिए, अब प्रॉब्लम फेस्ड, मतलब प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करते हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो बैकवर्डनेस रीडिंग का मैंने बता दिया, रीजंस बता दिया भाई कौन कौन से रीजंस होते हैं इसकी वजह से हमें बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। अब प्रॉब्लम फेस्ड की बात करते हैं, भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं, जैसे कि पुअर मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर ऑफ रीडिंग अलाउड इन क्लास। कहने का मतलब है एक रीडिंग का फियर बनने लग जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी आने लग जाती है, एंड भाई सब कुछ सब्जेक्ट तो इंग्लिश में लिख रहा होगा बच्चा, तो पुअर मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम फेस बच्चा करता ही करता है अगर उसकी बैकवर्डनेस है रीडिंग के अंदर, तो ध्यान रखना। और बात यहाँ पर इंग्लिश की नहीं, अदर रीडिंग की भी हो सकती है, ध्यान रखना है। यहाँ पर बेसिक हम लैंग्वेज की बात करेंगे, तो ध्यान रखना है। सोल्यूशन क्या है भाई, देखिए, गिव एक्स्ट्रा रीडिंग हेल्प, ठीक है भाई, जो या गिव एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम, तो ये आप लिख सकते हो पहले में। और यूज सिंपल बुक्स एंड पिक्चर्स, जिसमें हार्ड वर्ड्स ना हो, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो, सिंपल वर्ड्स लिखे हो, तो उससे स्टार्टिंग से फाउंडेशन बन जाएगा बच्चे का, ठीक है। तो यूज सिंपल बुक्स एंड पिक्चर्स एंड टीच फोनिक्स एंड बेसिक साउंड। फोनिक्स एंड साउंड का मतलब ये है कि जो आप इंग्लिश में रीडिंग करते हो तो आपको पढ़ता है ना, पता होगा कि किस लेटर का क्या साउंड होता है, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे को भाई सॉल्यूशन तो यही है, बच्चे को भाई साउंड के बारे में बताना है, फोनिक्स के बारे में बताना है, मतलब कि लेटर के साउंड के बारे में बताना है, ठीक है। एंड प्रोवाइड पर्सनल अटेंशन, प्रोवाइड पर्सनल अटेंशन की जरूरत है। 40 से 50 बच्चों की क्लास के बीच में बच्चा शायद ही सीख पाएगा, ठीक है, अगर वो उतना पिछड़ा हुआ है तो रीडिंग के मामले में, तो एक पर्सनल अटेंशन की जरूरत है उसे। एंड अर्ली हेल्प कैन इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स एंड स्टॉप द स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉलिंग बिहाइंड, ठीक है, ध्यान रखना। कहने का मतलब है अगर उसको जल्दी से हेल्प मिल जाएगी तो उसकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती है, तो ठीक है। एंड जो स्टूडेंट है उसको, जो इतना पीछे वो खड़ा है, वो बच जाएगा, मतलब पीछे रहने से, ठीक है, ध्यान रखना है। टीचिंग इंग्लिश टू अनप्रिविलेज्ड लर्नर्स, अगला टॉपिक अपना आ गया है, देखिए। तो अनप्रिविलेज्ड लर्नर्स आर स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम पुअर और डिफिकल्ट बैकग्राउंड्स, ठीक है ना। अनप्रिविलेज्ड वो होते हैं भाई जो बहुत गरीबी से निकल के आए होते हैं, मतलब कि बहुत पुअर होते हैं, एक ऐसे घर से आते हैं जो बहुत गरीब है, ठीक है। और बहुत डिफिकल्ट बैकग्राउंड का मतलब भी यही है, जो यहाँ पर भाई जो बेसिक रिसोर्स होते हैं पढ़ने लिखने के, चाहे वो और किसी मामले में भी वो उनके पास नहीं थे, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स कहेंगे ऐसे बच्चों को, ठीक है, ध्यान रखना। और दे ऑफन लैक सपोर्ट एट होम एंड हैव लेस एक्सेस टू इंग्लिश बुक्स और टूल्स, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जो ग्रामीण बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, बेसिकली वो भाई इंग्लिश में उनका हाथ काफ़ी टाइट रहता है, यही रीज़न है, ध्यान रखना है, ठीक है ना।
तो दे ऑफन लैक सपोर्ट एट होम, घर पर तो उनको सपोर्ट मिलता ही नहीं है भाई, ठीक है। एंड हैव लेस एक्सेस टू इंग्लिश बुक्स और टूल्स। समझ आ रहा है। प्रॉब्लम्स की बात करूं, देखिए नो वन टू हेल्प एट होम, ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम है कि भाई कोई हेल्प नहीं करता घर पे। लेस प्रैक्टिस विद इंग्लिश, इंग्लिश के साथ बहुत कम प्रैक्टिस होती है, क्योंकि भाई ऐसा एनवायरनमेंट ही होता है, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड से वो आ रहे होते हैं। इरेगुलर स्कूल अटेंडेंस, ठीक है भाई, यही प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई जो स्कूल है वो इरेगुलर हो। एंड लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है जिस वजह से बच्चा जो है और इंग्लिश नहीं सीख पा रहा है। वेज टू हेल्प, यहाँ से मेन, ठीक है भाई, अपना की जो अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स है उनको इंग्लिश पढ़ानी है, ठीक है ना, तो उनकी हेल्प करने के तरीके, यूज लोकल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन। समझ रहे हो, ये मेन चीज़ है। अगर समझाना है कोई कंसेप्ट इंग्लिश वगैरह का, तो भाई लोकल लैंग्वेज यूज करो एक्सप्लेन करने के लिए। शो पिक्चर्स एंड यूज स्टोरीज और गेम्स, पिक्चर्स दिखाइए, स्टोरी दिखाइए, एंड गेम्स खिलाइए, मतलब ऐसे गेम्स खिलाइए जिससे वो बंदा सीख सके, ठीक है बच्चा। फोकस ऑन स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, तो स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करना है रीडिंग और राइटिंग से पहले, क्योंकि वो बोल लेगा तो लिख भी लेगा, ध्यान रखना। बी काइंड पेशेंट एंड एनकरेजिंग, ठीक है भाई, आपको बहुत दयालु रहना है, प्यार से रहना है। पेशेंट रहना मतलब थोड़ा शांत, क्योंकि बच्चा सीख रहा है, उसको अगर पहले से आ रहा होता है वो जल्दी जल्दी सीख जाता है, उसका बैकग्राउंड ही नहीं बना है, ठीक है, वो ऐसे इलाके से आ रहा है, ऐसे बैकग्राउंड से ही आ रहा है, वन प्रिविलेज है। तो काइंड रहना पड़ता है, पेशेंट रहना पड़ेगा, और तो एनकरेज करते रहना होगा, तभी वो सीख पाएगा, है ना। और स्पेशल टीचिंग मेथड्स एंड केयर आर नीडेड टू हेल्प दिस लर्नर्स फील कॉन्फिडेंट एंड सक्सीड इन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसके लिए स्पेशल टीचिंग मेथड ज़रूरी है और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है ऐसे लर्नर्स की मदद करने के लिए, ताकि कॉन्फिडेंट और सक्सीड हो सके इंग्लिश लर्निंग। समझ आ गया। अगला आपका भाई है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड क्लासरूम बेस्ड टेस्ट, ठीक है, दो तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि सबके लिए लिए जाते हैं, मतलब एक पूरे इंडिया लेवल पर कह लो या इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं टेस्ट, जिनको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और कुछ होते हैं भाई अपने क्लासरूम बेस्ड टेस्ट जो कि हर क्लास में लिए जाते हैं फॉर प्रोग्रेस चेकिंग, ठीक है। देखिए, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर फॉर्मल टेस्ट लाइक TOEFL एंड IELTS, ठीक है, इसका मतलब आपको पता ही होगा, है ना, ये एग्जाम होते हैं भाई, ठीक है, जैसे कि भाई IELTS का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे आपका TOEFL ये हो जाएगा आपका द टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है भाई, तो ऐसे दो एग्जाम हो जाएंगे आपके जो कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ठीक है। और ऑल स्टूडेंट्स गेट द सेम क्वेश्चन एंड टाइम, ठीक है भाई, सब बच्चों को सेम टाइम मिलता है, सेम क्वेश्चन मिलते हैं जब ये एग्जाम हो रहे होते हैं, ध्यान रखना है। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि सब बहुत सारे बच्चे इसको दे रहे होते हैं और सेम टाइम पर दे रहे होते हैं, ठीक है, और सेम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, ध्यान रखना है। इसके प्रोज क्या है, मतलब इसके फायदे क्या है, ठीक है, और नुकसान भी क्या है, ठीक है, नुकसान उसकी बात हम कर लेंगे। तो प्रोज की बात ये हो जाएगी भाई, रिजल्ट्स आर इक्वल फॉर ऑल, ठीक है, स्कोरिंग इज फेयर एंड यूजफुल फॉर जॉब और कॉलेज एंट्री। तो भाई सबके लिए रिजल्ट इक्वल आने वाला है, मतलब कि इक्वल मतलब जैसा अच्छा करा होगा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसको, उसका कहने का मतलब ये है। तो रिजल्ट आर इक्वल फॉर ऑल, यानी इक्वल का मतलब यहाँ पर ये हो गया भाई, सबको टाइम और क्वेश्चन सेम मिले थे, आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना है, सबको सेम लेवल। एंड यूजफुल फॉर जॉब एंड कॉलेज एंट्री, ठीक है भाई, तो ऐसे जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं जो आपके जॉब के लिए यूजफुल होते हैं, एंड आपके कॉलेज एंट्री के लिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनको भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही हम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉलेज एंट्री के लिए भी कुछ एग्जाम आप देते हैं, ठीक है, तो ये यूजफुल होते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है आपके जॉब के लिए कॉलेज एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, जैसे कि CUT वगैरह हो गया, ठीक है, एंड आपका कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो सब आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही हैं। नुकसान की बात करूँ, कौन सी बात करूँ, तो कैन नॉट चेक क्रिएटिविटी, भाई ऐसे एग्जाम में आप क्रिएटिविटी चेक नहीं कर सकते बच्चे की, इसको बस एक आंसर MCQ फॉर्म में आता है उसको देना होता है, ठीक है। मेक्स स्टूडेंट्स नर्वस, ऐसे एग्जाम बच्चा जो नर्वस हो जाता है। एंड नॉट फिट फॉर एवरीडे लर्निंग चेक्स, ठीक है ना, और ये ऐसे टेस्ट जो हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, क्योंकि एक बार होना है सबके लिए होना है, तो इससे जो हर दिन की जो लर्निंग चेक है ना वो नहीं हो पाती है, लेकिन जो क्लासरूम बेस्ड टेस्ट है ये क्लासेज में होते हैं स्कूल्स की, तो वहाँ पर क्या होती है भाई, एवरीडे लर्निंग, यानी हर दिन की लर्निंग चेक हो जाती है। समझ आ रहा है। देखिए, क्लासरूम बेस्ड टेस्ट आर मेड बाय टीचर्स टू चेक लर्निंग इन क्लास, ओके। एंड प्रोज की बात करूँ तो क्विक एंड इजी, ठीक है भाई, बहुत जल्दी हो जाता है और आसान भी होता है, कैन बी चेंज फॉर स्टूडेंट्स नीड, और इसको
क्लासरूम बेस्ड टेस्ट को चेंज भी करा जा सकता है स्टूडेंट की आवश्यकता के अनुसार, नीड्स के अनुसार। हेल्प टीचर्स नो व्हाट टू टीच नेक्स्ट, ठीक है, ये टीचर मतलब जब जब टेस्ट ले लिया जाता है तो टीचर को पता चल जाता है कि भाई बच्चे को क्या पढ़ाना है आगे, क्योंकि जब वो टेस्ट लेते हैं तो पता चल जाता है भाई बच्चे का वीक पोर्शन क्या है, तो ऐसे टीचर को आइडिया लग जाता है भाई कि अगला पढ़ाना क्या है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे बोथ टाइप्स ऑफ टेस्ट आर इम्पोर्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो जनरल लेवल कहने का मतलब है भाई देखो प्रोस तो यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसका क्लासरूम बेस्ड टेस्ट का। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा हूँ कंक्लूजन की, यानी दोनों तरह के टेस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भाई जनरल लेवल के लिए होते हैं जो कि सब दे रहे होते हैं, वाइल क्लासरूम टेस्ट हेल्प इन रेगुलर लर्निंग एंड टीचिंग इंप्रूवमेंट। समझ आ गया भाई कि टीचिंग में क्या इंप्रूवमेंट करने, क्योंकि टेस्ट से पता चल जाता है ना बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ उसको कमी आ रही है। समझ आ रहा है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन, डिस्कस रेमेडियल मेजर्स। अभी अगला पोर्शन आ गया, शॉर्ट नोट्स का सिस्टम होगा खत्म हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्कस रेमेडियल मेथड्स टू हेल्प चिल्ड्रन ओवरकम लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज। कहने का मतलब है आपको कुछ ऐसे रेमेडियल मेजर बताने हैं, मतलब ऐसे कुछ उपाय बताने हैं जिससे जो है बच्चे जो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग में उसको डिसेबिलिटी आ रही है ना, मतलब वो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो उसको वो ओवरकम कैसे करे। तो उसके लिए आपको रेमेडियल मेथड्स बताने हैं, मतलब कुछ कुछ तरीके बताने हैं जिससे बच्चा जो ओवरकम कर सके अपनी डिसेबिलिटी को, जो कि लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग से आ रही है, उसको ध्यान रखना है। तो LBLD यानी लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज अफेक्ट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। चिल्ड्रन विद LBLD नीड स्पेशल केयर एंड हेल्प टू लर्न इफेक्टिवली। तो समझ आया आपको? अगर आपकी लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, कहने का मतलब है लैंग्वेज को आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है आपको लैंग्वेज में हर तरह की दिक्कत आ रही है, चाहे वो रीडिंग की हो, चाहे राइटिंग को, स्पीकिंग की हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग की हो, ठीक है भाई। तो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी आपको जो अफेक्ट करेगी रीडिंग के लिए भी, राइटिंग के लिए भी, स्पीकिंग के लिए भी एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, जो क्या लैंग्वेज आप समझ ही नहीं पाओगे, है ना। और चिल्ड्रन विद LBLD नीड स्पेशल केयर एंड हेल्प टू लर्न इफेक्टिवली, ठीक है भाई, उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है जिनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग में, ध्यान रखना है। आगे चलिए, तो हमें जो हमारे से मेन क्वेश्चन पूछा था रेमेडियल मेजर्स का, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए तो रेमेडियल मेथड ये हो सकते हैं भाई, पहला कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है भाई, पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई उसको लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग में डिसेबिलिटी है, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। तो टीचर शुड ऑब्जर्व साइन लाइक पुअर रीडिंग एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स और डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अर्ली, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा भाई कि भाई मान लो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकता है टीचर, तो भाई कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई इससे इंप्रूवमेंट जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, उसको जल्दी सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब इसके अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं या साइन क्या हो सकते हैं भाई, टीचर को पता चल जाए, जैसे कि पुअर रीडिंग हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हो एंड डिफिकल्टी हो रही हो भाई समझने के लिए जो इंस्ट्रक्शन टीचर दे रही है, तो इससे पता चल जाएगा भाई कि हाँ टीचर इस बच्चे को जो है लर्निंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो जैसे कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट, तो यहाँ पर क्या है भाई, बच्चों को स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट हम दे सकते हैं, यानी प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर हु यूज स्टेप बाय स्टेप टीचिंग, ठीक है भाई। तो स्पेशल एजुकेटर हम भाई बेसिकली लगा सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए, ध्यान रखना है। फोनिक्स बेस्ड अप्रोच यानी कि टीच स्टूडेंट्स टू द साउंड्स ऑफ लेटर्स टू हेल्प देम रीड एंड स्पेल बेटर। तो फोनिक्स बेस्ड अप्रोच का मतलब है बच्चों को भाई हर लेटर के साउंड के बारे में बताना है कि कौन सा लेटर कैसा साउंड करता है, तो ऐसे आप बच्चा रीडिंग कर पाएगा, ठीक है। बचपन में आपने ऐसे सीखा होगा, बचपन में भी आपने ऐसे ही सीखा होगा ना। तो टीच स्टूडेंट्स द साउंड्स ऑफ लेटर्स टू हेल्प देम रीड एंड स्पेल बेटर। इससे क्या करेगा भाई, बच्चा जो है रीड करने में उसको मदद मिलेगी और स्पेल अच्छे से वो कर पाए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे चले, देखिए मल्टी सेंसरी लर्निंग यानी कि आपको कैसी लर्निंग यूज करनी है, मल्टी सेंसरी लर्निंग यानी कि यूज टच, साइट एंड साउंड टुगेदर। कहने का मतलब है भाई मल्टी सेंसरी का मतलब है भाई ऐसे को लर्निंग देना ताकि वो सारे सेंस का यूज कर पाए, मल्टी सेंस का यूज वो कर पाए, जैसे कि भाई टच, साइट, साइट मतलब देखना, एंड साउंड टुगेदर यानी सबका सब चीज एक साथ होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेसिंग लेटर्स वाइल सेइंग द साउंड, ठीक है ना। मतलब कि साउंड कहते कहते उस लेटर को ट्रेस करना, टच करना है। मान लो कि बहुत सारे लेटर ऐसे फैला रखे हो, वो कुछ भी अप्रोच हो सकती है, तो साउंड के साथ क्या करना है, उस लेटर को ट्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं जे, ये साउंड हो गया, अब वो जे को ट्रेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, वो अपने देख भी रहा है ना, उसके साइड का यूज भी हो रहा है, वो टच करेगा जाके उस लेटर को, है ना, तो उसका टच वाला यूज हो गया, और साउंड का मतलब वो तो भाई साउंड तो बोल ही रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना।
तो यूज टच साइट एंड साउंड टुगेदर, तो इसको बोलते हैं मल्टी सेंसरी लर्निंग, इसका यूज कर सकते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, गिव क्लियर एंड स्मॉल इंस्ट्रक्शंस तो चिल्ड्रन कैन फॉलो इजीली, ठीक है भाई, ऐसे इंस्ट्रक्शन दीजिए भाई जो बच्चा फॉलो कर सकता है, और छोटे इंस्ट्रक्शन दीजिए तो इससे वो जल्दी सीख पाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा टाइम एंड प्रैक्टिस, तो गिव मोर टाइम टू कंप्लीट टास्क एंड प्रोवाइड रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है भाई, तो उसको भाई ज़्यादा टाइम दीजिए भाई टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और रेगुलर प्रैक्टिस प्रोवाइड कराइए, तो इससे बच्चा जो है जल्दी सीख जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, जो उसको डिसेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। और एनकरेजमेंट एंड प्रैक्टिस, तो प्रेज देयर एफर्ट्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस फियर ऑफ फेलियर, तो क्या करना है, आपको एनकरेज करना है, ठीक है, प्रेज करना है मतलब तारीफ करनी है उसके एफर्ट्स की, ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए उसके अंदर, जो उसको डिसेबिलिटी फेस कर रहा है, और वो उसका जो फेलियर का डर है वो खत्म हो जाए, ठीक है, रिड्यूस हो जाए। और रेमेडियल टीचिंग गिव्स होप टू सच चिल्ड्रन एंड हेल्प्स देम बिकम सक्सेसफुल इन लर्निंग, ठीक है भाई, तो रेमेडियल टीचिंग गिव्स क्या देता है भाई, कि जो ऐसे बच्चों को होप देता है, ठीक है, एक आशा देता है, एंड हेल्प करता है ताकि वो एक सक्सेसफुल बन सके लर्निंग के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फीचर्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस एंड इट्स रोल इन क्लासरूम डिस्कोर्स, तो आपसे पूछा है भाई क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, और इसका रोल क्या होता है क्लासरूम डिस्कोर्स में। क्लासरूम डिस्कोर्स का मतलब है क्लासरूम के अंदर जो भी चर्चा वगैरह डिस्कशन होती है, तो उसमें क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, रोल क्या है बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस यानी जिसको हम CIC भी कहते हैं, इसका मतलब है टीचर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल एंड मैनेज क्लासरूम टॉक इफेक्टिवली फॉर बेटर लर्निंग, तो कहने का मतलब है क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस का मतलब ये है भाई टीचर की ऐसी क्षमता जो कि भाई अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही है, क्लासरूम को मैनेज कर पा रही है, ठीक है, ध्यान रखना। कहने का मतलब है क्लासरूम की जो टॉक है उसको अच्छे से इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर पा रही है फॉर बेटर लर्निंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, CIC बोलते हैं, क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंसी, ठीक है, ध्यान रखना। फीचर्स ऑफ CIC की बात मैं करूं तो हमसे फीचर्स पूछे ना क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस के, एंड हमसे रोल पूछा है कि क्लासरूम डिस्कोर्स में इसका रोल क्या है, तो पहले हम फीचर्स की बात करेंगे। देखिए पहला है क्वेश्चनिंग स्किल्स, तो टीचर्स आस्क क्लियर थॉटफुल क्वेश्चन टू मेक स्टूडेंट्स थिंक, तो भाई यहाँ पर फीचर्स ऑफ CIC बता चुका हूँ, टीचर्स की एबिलिटी भाई कम्युनिकेट अच्छे से करना और क्लासरूम को मैनेज करना, ठीक है, अच्छे से मतलब बातों से, ताकि लर्निंग बेटर हो पाए। तो CIC का पहला फीचर यही होता है कि भाई क्वेश्चनिंग स्किल्स यानी टीचर को क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ठीक है, तो उसके फीचर ये होते हैं कि भाई जब टीचर CIC का यूज़ कर रहा होता है, किस टीचर के पास CIC की एबिलिटी होती है, कहने का मतलब है उसके पास क्वेश्चनिंग स्किल्स अच्छी होती है, तो टीचर्स आस्क क्लियर थॉटफुल क्वेश्चन टू मेक स्टूडेंट्स थिंक, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो सोचें, ठीक है। लिसनिंग एक्टिवली यानी गुड टीचर्स लिसन टू स्टूडेंट रिस्पॉन्स केयरफुली एंड बिल्ड ऑन देम, कहने का मतलब है जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो सुनते हैं बच्चों को, ठीक है, उनके रिस्पॉन्स को, एंड उनको बिल्ड करते हैं उसी हिसाब से, ठीक है ना, जैसा मतलब वो चाहते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये CIC की बात है, फीचर्स हैं लिसनिंग एक्टिवली एंड क्वेश्चनिंग स्किल्स। देन आपका आएगा फीडबैक एंड एनकरेजमेंट, तो गिविंग प्रॉपर फीडबैक हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव एंड स्टे मोटिवेटेड, तो कहने का मतलब है भाई जो जब एक टीचर के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है CIC वाली, तो वो बेसिकली फीडबैक भी देता है, एनकरेज भी करता है बच्चों को, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो गिविंग प्रॉपर फीडबैक हेल्प्स स्टूडेंट्स इंप्रूव एंड स्टे मोटिवेटेड, तो भाई प्रॉपर फीडबैक देने से बच्चों इंप्रूव कर पाते हैं, मोटिवेटेड भी रह पाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। देन आप उसमें लिख सकते हो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, तो CIC एंश्योर्स दैट ऑल स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू स्पीक एंड शेयर, तो CIC इंश्योर करता है कि भाई सारे बच्चे जो उनको चांस मिले बोलने का और शेयर करने का अपनी बातों को, तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी इसमें ध्यान रखा जाता है, क्योंकि क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, क्लासरूम की बातों को एकदम मैनेज करके रखना है पूरा, तो एक टीचर की एबिलिटी होती है, वो कब हो पाएगा जब सारे बच्चे अपनी बातों को रख पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बहुत होता है, तो फीचर होता है CIC का ये। यूज ऑफ लैंग्वेज, तो क्लियर एज अप्रोप्रिएट इंग्लिश इज यूज टू एक्सप्लेन आइडियाज, कहने का मतलब टीचर कुछ भी आइडिया शेयर करना चाहता है तो भाई वो क्लियर और एज अप्रोप्रिएट इंग्लिश का यूज करना है, मतलब कि जिस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसे बच्चों की एज है उस हिसाब से इंग्लिश यूज करनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना है, तभी तो क्लासरूम अच्छे से मैनेज हो पाएगी, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हो पाएगा। अब ऐसी चीज बोल रहे बच्चों को समझ ही नहीं आ रही तो कम्युनिकेट अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, तो CIC थोड़ी है, जब अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इफेक्टिवली मैनेज हो पा रही सारी चीज़ों को CIC है,
वो कब हो पाएगा, जब आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे अच्छी, ठीक है, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करेंगे और एज के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट होगी। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप भाई बिना मुंह चलाए, मतलब बिना बोले आप दूसरे को बात समझा दे रहे हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन सपोर्ट लर्निंग। तो भाई क्लासरूम के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ भी कर सकता है टीचर, और करता है सीआईसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन जो है सपोर्ट करते हैं लर्निंग को, ध्यान रखना है। उसके बाद क्लासरूम डिस्कोर्स के अंदर इसका रोल क्या है, देखिए, मेक्स क्लासरूम टॉक मीनिंगफुल एंड एक्टिव। ठीक है भाई, क्लासरूम चर्चा की बात यहाँ पर हो जाए। क्लासरूम डिस्कोर्स का मतलब है क्लासरूम के अंदर जो डिस्कशन है, ठीक है, और क्लास डिस्कशन के अंदर जो है सीआईसी का रोल क्या है। तो इससे क्या होता है, जो क्लासरूम टॉक है वो मीनिंगफुल रहते हैं, उसका कुछ मीनिंग होता है, और वो एक्टिव एक्टिव क्या रहती है भाई, तो एक्टिव टॉक रहती है। उसके बाद बिल्ड्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट अफ्रेड टू स्पीक। ठीक है भाई, तो सीआईसी का रोल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है, जहाँ पर स्टूडेंट डरते नहीं है बोलने से। ठीक है, ध्यान रखना है। हेल्प्स द टीचर मैनेज टाइम एंड कीप द क्लास फोकस। इससे क्या रहता है भाई, टीचर मैनेज कर पाता है टाइम को और क्लास एकदम फोकस रहती है। ठीक है, समझ आ गया। एनकरेज डीपर थिंकिंग एंड बेटर। अब खुद आप स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, आपको पता है, मान लो कोई टीचर ऐसे क्लास को मैनेज कर पाता है, सब बच्चे बोल, क्लास एकदम फोकस भी रहती है, बच्चे बातें भी रखते हैं अपनी, ठीक है, और शांत भी रहते हैं। कहने का मतलब है क्लास पूरी तरीके से मैनेज है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो पा रहा है। तो कहने का मतलब वो जो जिस टीचर के पीरियड में ऐसा हो रहा है तो वो सीआईसी का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया, मान लो मेजरली वह जो हिंदी के टीचर होते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि वहाँ जो हिंदी के जो टीचर होते हैं उनकी क्लास में बच्चे बिल्कुल शोर मचा रहे होते हैं, फोकस तरीके से सुन नहीं रहे होते हैं कुछ भी, तो वहाँ पर टीचर के अंदर मैं कहूँ तो सीआईसी की एबिलिटी ही नहीं है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है, तो आपको समझ आ गया होगा सीआईसी का क्लासरूम में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो है क्लासरूम के अंदर जो है सीआईसी जो है एनकरेज करता है डीपर थिंकिंग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स। समझ आ गया, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ जो सीआईसी हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव क्लासरूम। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना है। इंटरेक्टिव मतलब होता है कि भाई टीचर ही नहीं बोल रहा है, बच्चे भी साथ में बोल रहे हैं। कहने का मतलब है टीचर कुछ बोल रहा है, देन वो टीचर से बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहने का मतलब इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है, इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जाती है ये। और टीचर के साथ बच्चे भी क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना है। तो इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव क्लासरूम ये बन जाती है सीआईसी की वजह से। समझ आ रहा है। आगे बात करो डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव एवेल्युएशन। तो प्रिडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन का मतलब क्या है, आपको ये बताना है। बेसिकली मैं कहूँ तो डिफरेंस बताना है। देखिए, तो प्रिडिक्टिव इवेल्युएशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन आर टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट यूज्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो लर्निंग और टीचिंग के अंदर बेसिक दो तरह के असेसमेंट होते हैं जिससे हम इवेल्युएशन कर पाते हैं, एक प्रिडिक्टिव इवेल्युएशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन, ध्यान रखना है। तो डिफरेंस हमें बताना, तो डिफरेंस की बात हम कर लेते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स है, मतलब किन बेसिस पर हम डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं इन दोनों में, और ये तो है ही आपका, ठीक है, प्रेडिक्टिव एवेल्यूशन एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन। देखिए, मीनिंग की बात करूं, डन बिफोर टीचिंग स्टार्ट, ठीक है ना। तो प्रेडिक्टिव एवेल्यूशन ये होता है कि भाई टीचिंग स्टार्ट करने से ही पहले क्या आप कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ आ जाएगा, जब टॉपिक पूरा खत्म होगा तो आपको समझ पूरा आ रहा होगा, ध्यान रखना। और रेट्रोस्पेक्टिव एवेल्युएशन का मतलब होता है टीचिंग खत्म होने के बाद क्या करना, इवेल्युएशन करना। पर्पस की बात करूं तो देखिए, टू गैस हाउ मच स्टूडेंट्स में लर्न। तो कहने का मतलब है पर्पस क्या होता है प्रेडिक्टिव इवैल्यूएशन का, कि भाई ये गैस करना कि स्टूडेंट्स कितना सीख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा क्लास के अंदर टीचर आता है, वो देखता है कि भाई बच्चे का मूड कैसा है, क्या उसका पढ़ने की इच्छा है, मतलब वो सबसे पूछता है, आपने खुद देखा होगा। वो कैसे वैल्यूएशन करता है बच्चा, आपसे पता नहीं पूछा नहीं पूछा, हमारे टाइम पर तो ऐसा होता था भाई कि टीचर क्लास में आ रहा है, पूछता था कि भाई आज पढ़ने का मन है, तो बच्चे हाँ या ना में जवाब दे देते थे, भाई सर नहीं, हाँ। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये स्टार्टिंग मतलब कि पढ़ाने से पहले क्या हो गया, इवेल्युएशन हो गया। तो हमें पता चल गया भाई हमने बच्चों का कितना सीखना चाह रहे हैं, वो कितना नहीं, उनके मूड के हिसाब से हमें पता चल जाता है। तो इसके बोलते हैं हम प्रिडिक्टिव इवेल्युएशन। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन का मतलब होता है, इसका पर्पस की बात करूं, टू चेक व्हाट स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली लर्न, यानी टीचर ने पढ़ा दिया उसके इवेल्युएशन करता है कि बच्चे ने एक्चुअल में क्या सीखा है। समझ रहे हो। और यूज की बात करूं, प्रिडिक्टिव इवेल्युएशन की बात करूं तो इसका यूज क्या होता है, हेल्प्स इन प्लानिंग लेसन्स एंड सेटिंग
गोल्स। ठीक है भाई, जब पहले पता चल जाएगा भाई कि स्टूडेंट्स कितना सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, और कितना सीख लेगा वो, तो उस हिसाब से कि हम लेसन प्लान कर पाते हैं और एक गोल को सेट कर पाते हैं कि भाई हमें कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। और रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यूएशन की बात करूं तो ये हेल्प करता है भाई मेजरिंग सक्सेस एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। पर जब आपने पढ़ा दिया तब आप भाई चेक कर इवेल्युएशन कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा भाई कहाँ पर जो है सक्सेस को मेजर करना है। मतलब कि पढ़ा जब टीचर ने पढ़ा दी कितना टीचर सक्सेसफुल हुआ बच्चों को समझाने में, ये पता चल जाता है। और कहाँ कहाँ पे भाई जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वही पता चल जाता है। समझ आ गया। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो प्री टेस्ट हो जाएगा, सर्वेज हो जाएंगे, एंट्री बिहेवियर एनालिसिस हो जाएगा। तो ये एंट्री बिहेवियर एनालिसिस का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया ना, भी क्लास में जो टीचर आता है देन बच्चों से पूछता है, तो एंट्री बिहेवियर एनालिसिस हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। और बाकी भाई प्री टेस्ट ले लिया, बच्चों से सर्वे पूछ कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछने लग गए, वो किसी चीज़ के ऊपर भी हो सकता है जो बच्चों टीचर पढ़ाना चाह रहा है, तो ये सब आपका आ जाएगा भाई प्रिडिक्टिव एवेल्युएशन के अंदर। और रेट्रोस्पेक्टिव एवेल्युएशन बता ही चुका हूँ, जैसे कि इसमें एग्जांपल में आप एग्जाम्स ले सकते हैं, क्विजेस ले सकते हैं, फीडबैक फॉर्म्स ले सकते हैं एंड परफॉर्मेंस रिव्यू आप ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यूएशन आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा भाई। कुछ भी समझ नहीं आता वीडियो का फिर से देखिए, समझ पक्का आएगा, या कमेंट कर दीजिए, ठीक है, वहां पर हम क्लियर कर देंगे आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मेथड्स टू चेक योर प्रोग्रेस इन क्लासरूम टीचिंग। तो भाई प्रोग्रेस चेक करने के मेथड क्या है क्लासरूम टीचिंग के अंदर, ठीक है ना। मेथड्स टू चेक योर प्रोग्रेस इन क्लासरूम टीचिंग, टीचर्स नीड टू चेक देयर प्रोग्रेस टू इम्प्रूव देयर टीचिंग स्टाइल एंड स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है भाई, तो टीचर को जरूरत होती है कि भाई वो अपनी प्रोग्रेस चेक कर पाए, ठीक है, मतलब प्रोग्रेस से चेक कर पाए टू इम्प्रूव देयर टीचिंग स्टाइल, ताकि वो अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सके एंड स्टूडेंट की लर्निंग को भी। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं वो उसकी हम बात करनी है। तो पहला है स्टूडेंट फीडबैक, ठीक है ना। पहला क्या है, स्टूडेंट का फीडबैक लीजिए, जैसा स्टूडेंट फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, वो चाहे नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव दे रहे तो उसके अनुसार अपने आप को चेंज कीजिए, ठीक है। आस्क स्टूडेंट्स फॉर सजेशंस एंड फीडबैक अबाउट योर टीचिंग, वही बोला मैंने, है ना। एंड उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन आफ्टर ईच क्लास, थिंक अबाउट व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट डिड नॉट। यानी कि आपने क्लास ले लिया, ठीक है, आपने क्लास में पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। ये देखना है कि भाई जो आपने क्लास में पढ़ाया, तो आपको सोचना है कि भाई क्या सही पढ़ाया मैंने और क्या सही गया और क्या सही नहीं गया, क्या नहीं होना चाहिए था, या ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये सब क्लास के बाद आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना ही है, ध्यान रखना है। पेयर ऑब्जर्वेशन, पेयर का मतलब होता है दो लोगों का ग्रुप, है ना। तो इनवाइट अनदर टीचर टू ऑब्जर्व योर क्लास एंड गिव सजेशंस। कहने का मतलब है पेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप तो पढ़ा रहे हैं, दूसरे टीचर को अपने भाई आपका जो दूसरा टीचर साथ थे उसको बुलाइए और बैठा लीजिए अपनी क्लास में और आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्लास खत्म हो जाए उससे पूछिए पूछिए आप उस टीचर से पूछिए जो आपने बैठाया था कि भाई कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे सजेशन दीजिए, समझ रहे हो ना। तो इसे पेयर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इनवाइट अनदर टीचर टू ऑब्जर्व योर क्लास एंड गिव सजेशंस, आप यहाँ बता सकते हो। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड योर क्लास एंड वॉच इट लेटर टू ऑब्जर्व योर टीचिंग हैबिट्स। तो कहने का मतलब है वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और क्लास खत्म होने के बाद उसको देखिए और ऑब्जर्व करिए भाई अपने टीचिंग हैबिट्स को, देखिए भाई ये मेरे को सही, ये गलत कर रहा था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या तो ऐसे करना चाहिए था, तो फिर आप ऐसे इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। आपके टीचिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस, देखिए ट्रैक स्टूडेंट मार्क्स एंड क्लासरूम पार्टिसिपेशन टू सी इफ दे आर इम्प्रूविंग, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के जब आप मार्क्स एंड क्लासरूम पार्टिसिपेशन को चेक करते हैं, आप ये देखेंगे भाई वो इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इंप्रूव नहीं कर रहे तो आप सोचोगे भाई मेरे को कहाँ पर और ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चा इंप्रूव कर सके। तो इससे आप आपका टीचिंग स्टाइल एंड लर्निंग, जो लर्निंग की बात है यहाँ पर वो भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव आपकी हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो क्लासरूम टीचिंग की जो है प्रोग्रेस चेक करने के मेथड ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद लेसन रिव्यू, यानी कंपेयर योर लेसन प्लान विद एक्चुअल डिलीवरी टू सी इफ गोल्स वर मेट। लेसन प्लान वो होते हैं भाई जो लेसन पढ़ाने से पहले बनाए जाते हैं कि भाई किस तरीके से पढ़ाना है, समझ रहे हो ना। तो कंपेयर योर लेसन प्लान, आपने जो लेसन प्लान बनाया क्या आप एक्चुअली में वो डिलीवरी कर पाए, मतलब एक्चुअली में आप वो बता पाए जो आप चाह रहे थे, जो आपने लेसन प्लान बनाया था, क्या वो गोल्स आपके मीट हुए, ठीक है, जो आपने सोचा था लेसन प्लान बनाते वक्त, वो आपको लेसन रिव्यू करना पड़ेगा पढ़ाने के बाद। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है, इवेल्युएट हाउ वेल यू यूज बुक्स, बोर्ड्स एंड डिजिटल टूल्स। तो यूज ऑफ टीचिंग एड्स मतलब कि टीचिंग सामान, जो टीचिंग के लिए सामान की जरूरत होती है उनका यूज आपने कितना करा।
तो ऐसे इवेल्युएट करना है भाई आपने कितना जो है कितना अच्छे से आपने बुक्स का यूज़ करा, बोर्ड्स का यूज़ करा एंड डिजिटल डिजिटल टूल्स का यूज़ आपने करा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसको यूज़ आपको करके देखना है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग वेब 2.0 टूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग in an age when addiction to digital technology has become a social problem। आपको ये बताना है भाई, आपको एग्जामिन करना है मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ यूजिंग वेब 2.0 टूल्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है ना भाई, अब वेब 2.0 टूल्स क्या होते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और ऐसी एज में जहाँ पर जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी एक एडिक्शन बन चुकी है, ठीक है, बच्चों के लिए, और एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है, तो आपको क्या बताना है, वेब 2.0 के यूज़ का मतलब यूज़ कर रहे हैं टीचर इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होंगे आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, आगे चलते हैं। देखिए, वेब 2.0 टूल्स इंक्लूड बेसिकली इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लॉग्स, यूट्यूब, गूगल डॉक्स, पैडलेट एंड डिस्कशन फॉर्म्स। ठीक है ना, तो ये सब भाई जहाँ पर भी आप जो है ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, ताकि एक बच्चों सब इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं, तो सब ये वेब 2.0 टूल्स होते हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ये ऑनलाइन सब प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर करनी, जैसे कि यूट्यूब है, आप कहाँ देख रहे हैं इसको, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये वेब 2.0 टूल है ना। तो वेब 2.0 टूल्स इंक्लूड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लॉग्स, यूट्यूब, गूगल टॉक्स, पैडलेट एंड डिस्कशन फॉरम्स। ठीक है, दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट। ओके, समझ आ गया। आगे देखिए, अब इसकी मेरिट्स की बात करूँ देन डिमेरिट्स की बात हम करेंगे। मेरिट्स तो हो जाएंगे भाई, इंटरेक्टिव लर्निंग रहती है इससे, स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन डिस्कशन एंड पोस्ट ब्लॉग्स एंड रिसीव इंस्टेंट फीडबैक। तो इंटरेक्टिव लर्निंग का मतलब ये हो जाएगा, इसमें भी टीचर के साथ वो इंटरेक्ट कर पाता है, क्लास में पूरा एंगेज हुआ रहता है। ठीक है, ये मेरिट्स तो ये हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनलाइन करते हैं ऑनलाइन डिस्कशन के अंदर। ठीक है, ब्लॉग्स को पोस्ट करते हैं। ठीक है, एंड रिसीव इंस्टेंट फीडबैक, और तुरंत क्या है जो इंस्टेंट फीडबैक होता है, तुरंत फीडबैक उनको मिल भी जाता है। ठीक है, आप खुद भी आप जानते हैं जब उन्हें ऑनलाइन क्लास वगैरह ली होगी लॉकडाउन के टाइम पे, है ना। उसके बाद क्रिएटिव एक्सप्रेशन, लर्नर्स कैन क्रिएट वीडियोज, स्टोरीज एंड प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश। वेब 2.0 टूल का यूज़ करके जो बच्चा है भाई वो वीडियोस क्रिएट कर सकता है कि उसने क्या सीखा। ठीक है, स्टोरीज बता सकता है एंड प्रेजेंटेशन दे सकता है इंग्लिश के अंदर। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है जो कि एक नॉर्मल नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर हम वेब 2.0 टूल का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आ जाएगा भाई एक्सेस टू रिसोर्स, फ्री एक्सेस टू डिक्शनरीज एंड ग्रामर टूल्स एंड इंग्लिश वीडियोस। वेब 2.0 टूल्स में फुल रिसोर्स आपको मिलते हैं, आप डिक्शनरीज यूज़ कर सकते हैं, ग्रामर टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश वीडियोस का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए। एंड कोलाबरेटिव लर्निंग एंड गूगल डॉक्स एंड फॉर्म्स अलाउ ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड पीयर करेक्शन। तो भाई कोलाबरेटिव लर्निंग का मतलब ये आपने पढ़ा दिया। ठीक है, हमने वेब 2.0 टूल्स का यूज़ करके आप पढ़ा रहे हैं। देन गूगल डॉक्स हो गए, फोरम्स हो गए। ठीक है, तो ये अलाउ करते हैं भाई ग्रुप प्रोजेक्ट्स को एंड पीयर करेक्शंस को। ठीक है, मतलब बच्चा जो प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पर शेयर कर सकता है, समझ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्लेक्सिबल लर्निंग, स्टूडेंट्स कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी वेयर। जैसे कि भाई आप देखो, मैंने वीडियो बना दी ना, आप एग्ज़ाम के तुरंत, आप एग्ज़ाम के दिन देखो, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले देखो, 5 दिन पहले देखो, बाकी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है अभी, है ना, 15-20 दिन है। तो अब कब देख रही है आपके ऊपर है ना, आप कभी भी देख सकते हो, ये तो है नहीं कि अभी अभी देखना पड़ेगा वीडियो हट जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो वही बात है, तो फ्लेक्सिबल लर्निंग रहती है, स्टूडेंट्स कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी वेयर, कहीं से ही पढ़ सकते हो आप, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, डिमेरिट्स की बात करूँ, डिमेरिट्स में से की होता है भाई खामियां। ठीक है, ध्यान रखना। डिजिटल एडिक्शन तो पहले डिमेरिट है भाई, कि भाई डिजिटल एडिक्शन हो जाता है। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन लीड टू डिस्ट्रैक्शन एंड रिड्यूस अटेंशन स्पैन, मतलब कि किसी भी चीज़ पर आपको अटेंशन देनी हो तो आप नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो आपका अटेंशन स्पैन कम होता है इससे। ठीक है, डिजिटल एडिक्शन आपको हो सकता है, सही बात है, आप ज़्यादा ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेब 2.0 टूल्स का यूज़ करके, तो आप जो है टेक्नोलॉजी के आदी हो जाते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है, आप पढ़ने आए थे कहीं और चले जाते हैं, और आपका जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम होने लग जाता है। तो डिजिटल एडिक्शन हो सकता है इससे, ये डिमेरिट है। एंड अनइक्वल एक्सेस, पुअर स्टूडेंट्स में नॉट हैव स्मार्टफोन्स और इंटरनेट एट होम। सीधी सी बात है भाई, अनिक अब जब यहाँ पर वेब 2.0 टूल्स की बात आती है, वो तो हर बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर पाता, क्योंकि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन भी नहीं होते,
यार आज के टाइम पे सबके पास होता है, लेकिन आज भी आप देखोगे तो बहुत बच्चों के पास नहीं होते भाई फोन, सीधी सी बात है। तो पूरे स्टूडेंट्स में नोट हैव स्मार्टफोन और इंटरनेट एट होम। समझ आ रहा है? आगे देखिए, प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है कॉपी पेस्ट। ठीक है ना, कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम द इंटरनेट कैन अफेक्ट ओरिजिनलिटी। कहने का मतलब है भाई, आपने मान लो मैंने एक ओरिजिनल कंटेंट बनाया, अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन के लिए। अब कोई भाई दूसरा चैनल वाला इसको कॉपी कर ले डायरेक्ट और पढ़ा ले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेगरिज्म बोलेंगे। ठीक है, प्लेगियरिज्म बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट फ्रॉम इन द इंटरनेट। इससे क्या, जो ओरिजिनलिटी होती है वो अफेक्ट हो सकती है। अब कुछ बच्चे पता है कमेंट, मान लो कि किसी और ने कॉपी पेस्ट ये कर दिया, अब तो बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे भाई आपने उनका कॉपी कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ओरिजिनलिटी को फर्क पड़ता है। तो कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम द इंटरनेट कैन अफेक्ट ओरिजिनलिटी, ध्यान रखना है आपको। समझ आ रहा है? लैक ऑफ टीचर कंट्रोल, हार्ड टू मॉनिटर एवरी स्टूडेंट एक्टिविटी ऑनलाइन। ठीक है भाई, अब क्या होता है भाई, देखो इंटरेक्टिव सेशन तो रहता है, आप टीचर्स को देख पाते, टीचर आपके कमेंट पढ़ पाता है। ठीक है, आप अगर ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं देन टीचर आपको देख पाता है। अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे ना, तो वो हर बच्चे को मॉनिटर कर नहीं पाएगा। ठीक है, एक्टिविटी हर बच्चे की एक्टिविटी को वो ऑनलाइन जो है नहीं देख पाएगा, हार्ड टू मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटर वो कर ही नहीं पाएगा। समझ आ गया? हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर हम भाई हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब है जब वेब 2.0 टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, तो इससे क्या होगा, टू मच स्क्रीन टाइम हो जाएगा। इससे क्या अफेक्ट हो सकती है आपकी आईज एंड आपका पोस्चर। ठीक है, मतलब कि आप किस तरीके से बैठ कर पढ़ रहे हैं या लेट कर पढ़ रहे हैं, तो आपके पोस्चर और आईज जो है इफेक्ट होएंगी ही होएंगी। समझ आ रहा है भाई? आगे देखिए भाई, एग्जामिन द फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई एग्जामिन द फीचर ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, आपका ध्यान रखना है कि भाई लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के फीचर्स क्या है, आपको एग्जामिन करना है। देखिए, तो अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक प्लेज अ की रोल इन टीचिंग इंग्लिश। सीधी सी बात है कि अच्छी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है तो इंग्लिश टीचिंग में भाई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड कंटेंट फॉर द क्लास। ठीक है भाई, तो ये है एक स्ट्रक्चर और एक कंटेंट देती है पढ़ाने के लिए, क्लास के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूँ, क्लियर ऑब्जेक्टिव। ये एक अच्छी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है तो क्लियर ऑब्जेक्टिव उसका होता है। ठीक है, यानी द गोल्स ऑफ ईच यूनिट शुड बी मेंशन्ड क्लियरली। अगर मैं बोल रहा हूँ क्लियर ऑब्जेक्टिव है, तो हर यूनिट के गोल जो है मेंशन होने चाहिए क्लियरली। तो ये फीचर होता है एक अच्छी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक का। उसके बाद ग्रेडेड कंटेंट, ग्रेडेड कंटेंट का मतलब होता है लेसन शुड मूव फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट स्टेप बाय स्टेप। कहने का मतलब जो लेसन है वो इजी टू डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहे हो, ना कि डिफिकल्ट टू इजी की तरफ बढ़ रहे हो। ध्यान रखना है, तो ग्रेडेड कंटेंट होना चाहिए एकदम। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आप बता सकते हो स्किल कवरेज, यानी कि द बुक शुड इंक्लूड लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज। तो हम क्या बोलेंगे, स्किल कवरेज होना चाहिए उस बुक के अंदर। तो एक टेक्स्ट, जबकि लैंग्वेज टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है ना, लैंग्वेज बुक होती है, उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए या होते हैं। ठीक है, आप ये बता सकते हो। उसके बाद रियल लाइफ कंटेक्स्ट, सेंटेंस एंड डायलॉग्स शुड रिफ्लेक्ट रियल सिचुएशंस। जो सेंटेंस उसमें हो, जो डायलॉग्स उसमें लिख रखे हो उस टेक्स्ट बुक के अंदर, वो रियल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, मतलब रियल सिचुएशन बिल्कुल ऐसा लगता हो कि भाई हम जो बुक में हम पढ़ रहे हैं वो रियल में होता है ऐसा। समझ रहे हो ना? तो रियल लाइफ कंटेक्स्ट होना चाहिए या होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। समझ रहे हो ना? तो ये बुक के फीचर्स होते हैं, ये एक लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के, तो उनके अंदर ये सब बातें होती हैं। ठीक है, और नहीं है तो ये होनी चाहिए अगर हमें फीचर्स की बात हम करते हैं। समझ आ रहा है? उसके बाद कल्चरल अवेयरनेस, द बुक शुड इंक्लूड एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, ना कि एक ही कल्चर से। समझ आ गया? प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो भाई लेसन खत्म हो गया तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो ये फीचर्स होते हैं किसके, टेक्स्ट बुक के। तो देयर शुड बी इनफ एक्सरसाइज फॉर ग्रामर एंड वोकेबलरी। उसके बाद अट्रैक्टिव लेआउट, तो कलरफुल इमेजेस, स्टोरीज एंड एक्टिविटीज मेक द बुक एंगेजिंग। अगर भाई अट्रैक्टिव लेआउट नहीं होगा तो भाई मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो फीचर होता है भाई अट्रैक्टिव लेआउट का, कि भाई कलरफुल इमेजेस यूज़ करनी है, स्टोरीज का यूज़ करना है और एक्टिविटीज़ करनी है, ताकि जो बुक है एंगेजिंग बन जाए। ठीक है, ध्यान रखना। टीचर सपोर्ट, तो गाइडलाइंस फॉर टीचर्स एंड आंसर की आर हेल्पफुल। ठीक है भाई, पढ़ाएगा तो टीचर ही उस बुक को, तो टीचर्स के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए एंड आंसर की होनी चाहिए जो कि हेल्पफुल होती है। समझ आ गया भाई? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स फॉर ऑटोनोमस लर्निंग। ऑटोनोमस लर्निंग का मतलब समझ सकते हो भाई,
कि भाई जो आपने सीखा ना उसकी जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं कि आपने कितना सीखा, सीधी सी बात है। और जब आपकी ज़िंदगी में आप ऑटोनोमस लर्निंग की जिम्मेदारी लेने लग जाओगे, मतलब कि खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा है और मुझे कहाँ से सीखना है, देन आप ज़िंदगी में ध्यान रखना आप क्या एक सही सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, हकीकत वाली बात है ये। तो आपको यही बताना है, डिस्कस द इवेल्युएशन प्रोसीजर फॉर ऑटोनोमस लर्निंग। तो भाई इवेल्युएशन प्रोसेसर क्या होगा खुद की लर्निंग को मेजर करने का या इवेल्युएट करने का। तो ऑटोनोमस लर्निंग मीन्स स्टूडेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। ठीक है भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं खुद की लर्निंग की। इवेल्युएशन इन सच केसेस शुड बी फ्लेक्सिबल एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है भाई, तो इवेल्युएशन ऐसे केसेस में क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए और स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए, स्टूडेंट को देख कर ही होने चाहिए। समझ आ गया। तो ऑटोनोमस लर्निंग की इवेल्युएशन के लिए प्रोसीजर क्या होने चाहिए, तरीके क्या होने चाहिए। यूजफुल इवेल्युएशन मेथड्स, देखिए पहला है सेल्फ असेसमेंट। सीधी सी बात है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो खुद वो सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड रेट देमसेल्फ यूजिंग चेकलिस्ट। कहने का मतलब भाई, तुमने मान लो टीचर पढ़ा कर चले गया, अब तुमने देखा कि तुमको कितना समझ आया, तो आप खुद रिफ्लेक्ट करिए अपने ऊपर, आपने कितना सीखा आप। ठीक है, एंड रेट दीजिए अपने आप को। ठीक है, रेट देमसेल्फ यूजिंग चेकलिस्ट। मान लो टीचर ने जो भी पढ़ाया तो चेकलिस्ट बनाइए, आपने आपको उसमें देखिए आपको क्या क्या समझ आ गया क्या क्या नहीं आया, तो आप रेट कीजिए अपने आप को। तो सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड है भाई अपने आप को ऑटोनोमस लर्निंग के लिए इवेलुएट करने का। उसके बाद लर्निंग जर्नल्स। ठीक है, जर्नल मतलब होता है जैसे आप डायरी वगैरह लिखते हैं, वो भी जर्नल का ही पार्ट है। ठीक है, जर्नल मतलब होता है अपनी बातें लिखना। तो लर्निंग जर्नल्स, तो स्टूडेंट्स राइट व्हाट दे लर्न। ठीक है ना, लर्निंग जर्नल का मतलब हो गया भाई जो आपने सीखा उसको लिख दीजिए। ठीक है ना, स्टूडेंट्स राइट व्हाट दे लर्न एंड डिफिकल्टीज फेस्ड एंड प्रोग्रेस मेड। तो ये सब आप स्टूडेंट्स को सब लिखना है कि क्या उन्होंने सीखा, क्या डिफिकल्टीज फेस करी सीखते वक्त, एंड क्या प्रोग्रेस उन्होंने करी। ठीक है, इससे क्या होगा ना भाई, उनको समझ आएगा भाई हमें कहाँ जरूरत है, तो इवेलुएट कर पाएंगे। उसके बाद है पोर्टफोलियोज, यानी अ फोल्डर ऑफ रिटन वर्क, वीडियोस और प्रोजेक्ट्स टू शो प्रोग्रेस ओवर टाइम। ठीक है ना, एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं भाई रिटर्न वर्क वीडियोस का एंड प्रोजेक्ट्स का। देन आप चेक कर पाएंगे कि भाई आप ओवर द टाइम आप कितनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। उसके बाद पेयर असेसमेंट, स्टूडेंट्स गिव फीडबैक टू ईच अदर्स वर्क। ठीक है भाई, पेयर असेसमेंट आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप आपका असेसमेंट जो है दूसरा स्टूडेंट कर दे और आप दूसरे का स्टूडेंट का क्या कर दिए, आप असेसमेंट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स की फीडबैक, तो अपना फीडबैक वो आपको दे सकता है और आप उसको फीडबैक दे सकते हैं, तो सब पेयर असेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। उसके बाद है रूब्रिक्स, तो टीचर्स प्रोवाइड क्राइटेरिया सो स्टूडेंट्स कैन मेजर देयर ओन परफॉर्मेंस। तो रूब्रिक्स का मतलब ये है भाई कि टीचर क्या है खुद एक क्राइटेरिया दे दे। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वो खुद क्या कर सके, मेजर कर पाए अपनी ओन परफॉर्मेंस, ठीक है, खुद की परफॉर्मेंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द मेथड्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड क्लास बैकग्राउंड्स। तो आपको ये बताना है भाई, डिस्कस द मेथड्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। ऐसे मेथड बताने हैं भाई आपको जिससे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके। ठीक है, अमोंग स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में जहाँ जो अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कल्चर से वो आते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से वो आते हैं। तो ऐसे बच्चों की इंग्लिश राइटिंग जो है कैसे, राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। देखिए, इन अ क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज कल्चर एंड क्लास बैकग्राउंड्स राइटिंग कैन बी डिफिकल्ट। सीधी सी बात है भाई, अलग लैंग्वेज अलग कल्चर अलग क्लास बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, तो राइटिंग बहुत डिफिकल्ट हो सकती है उनके लिए। ठीक है, हर बच्चा इंग्लिश में लिख भी नहीं पाता है, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। टीचर्स मस्ट यूज इंक्लूसिव एंड सिंपल मैथड। तो टीचर जो है भाई इसके लिए सिंपल और हेल्पफुल मैथड यूज कर सकते हैं, मतलब सिंपल मैथड यूज कर सकते हैं भाई बच्चों को राइटिंग स्किल्स उनकी इंप्रूव करने के लिए। पहला क्या हो जाएंगे हेल्पफुल मेथड्स, पहला हो जाएगा यूज विजुअल प्रॉम्प्ट। ठीक है, विजुअल मतलब होता है भाई मैं कहूँ तो जो मतलब बच्चा इमेजिन भी कर पाए और देख भी पाए। विजुअल, मान लो मैं बोल रहा हूँ सेब, तो वो आपको सेब की फोटो दिखा रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो ये विजुअल हो जाएगा, मतलब हर चीज की एक इमेज देखना। तो वो यूज विजुअल प्रॉम्प्ट्स। तो शो पिक्चर्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू राइट अबाउट देम। तो स्टूडेंट्स को आप इमेज दिखाइए एंड उसके लिए उसके बारे में लिखने के लिए बोलिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा भाई, जो है राइटिंग उसकी इंप्रूव होएगी होएगी। अगर आप बिना विजुअल के बोल देंगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा आपने क्या बोला, लेकिन आप इमेज दिखा देंगे तो वो राइटिंग जरूर कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जरूर पाएगा। प्रोवाइड सेंटेंस स्टार्टर्स, ठीक है, एंड तो हेल्प स्टूडेंट्स बिगिन देयर राइटिंग इजिली। मतलब कि अगर जो है सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है, अगर बच्चों को ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है वो अपनी राइटिंग को जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली स्टार्ट वो कर लेंगे। ध्यान रखना है। उसके बाद
एनकरेज जर्नलिंग। तो नेक्स्ट अपना क्या है, एनकरेज जर्नलिंग, यानी कि स्टूडेंट्स को भाई डायरी लिखने के लिए, वीकली डायरी लिखने के लिए इंग्लिश में क्या करना है भाई आपको, बेसिकली एनकरेज करना है, ठीक है। जर्नलिंग बताया था मैंने अभी आपको पीछे, है ना। और उसके बाद ग्रुप राइटिंग, तो मेक मिक्स्ड ग्रुप सो स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो एक ग्रुप राइटिंग दीजिए, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो एक मिक्स ग्रुप बन जाएगा, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे से सीख पाएंगे, ठीक है। ग्रुप राइटिंग आप दे सकते हैं। उसके बाद गिव फीडबैक। अब मिक्स ग्रुप बनाने का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर क्या है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है ना, वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, ठीक है ना, और सीख पाएंगे एक दूसरे से जब ग्रुप राइटिंग आप देंगे तो। गिव फीडबैक, एनकरेज करेक्शंस एंड अप्रिसिएशन, ठीक है भाई, फीडबैक दीजिए भाई, कुछ गलती कर रखे तो करेक्शन कीजिए एंड अप्रिशिएट भी करिए। उसके बाद यूज लोकल टॉपिक्स, अलाउ स्टूडेंट्स टू राइट अबाउट देयर लाइफ, होम और टाउन। जब आप इसके बारे में बच्चों को लिखने के लिए कहेंगे, ठीक है ना, तो होगा क्या, इससे वो राइटिंग सीख जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। अवॉइड जजमेंट, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट जस्ट ग्रामर, ठीक है भाई, तो जजमेंट किसी प्रकार की गलती को लेकर मत दीजिए, हाँ करेक्शन कीजिए, बट जजमेंट मत दीजिए कि भाई तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, इस प्रकार की जजमेंट नहीं देनी है, ठीक है। फोकस करना है प्रोग्रेस पे, कितनी प्रोग्रेस हुई है पहले से, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन डेवलपिंग ऑटोनोमस लर्निंग इन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, आपको एक टीचर के रोल के बारे में यहाँ बताना है, ठीक है, कि भाई टीचर का रोल क्या है डेवलपिंग ऑटोनोमस लर्निंग इन स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। ऑटोनोमस लर्निंग बता चुका हूँ क्या होती है, ठीक है। तो इसमें टीचर का रोल क्या है भाई, ऑटोनोमस लर्निंग को डेवलप करने में टीचर का रोल क्या होता है। तो टीचर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट लर्नर्स का मतलब है वो खुद की लर्निंग को खुद देख पा रहे हैं, ठीक है, मेजर कर पा रहे हैं। तो इसमें टीचर का रोल क्या है, तो टीचर्स की रोल की बात करूँ, टीचर का रोल होता है एज अ मोटिवेटर, तो एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट गोल्स एंड टेक चार्ज ऑफ देयर लर्निंग, खुद की लर्निंग का चार्ज खुद लीजिए, कोई दूसरा नहीं लेगा, ये गोल सेट कर रही है, एनकरेज करिए, मतलब गोल सेट करने के लिए उनको, समझ रहे हो। तो टीचर का रोल होता है एज अ मोटिवेटर, एनकरेज करने का। उसके बाद गाइड, तो हाउ टू यूज दैट डिक्शनरीज, इंटरनेट टूल्स एंड एप्स फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस, ठीक है भाई, टीचर का रोल होता है गाइड करने का, ठीक है, मतलब कि भाई बच्चा खुद और सीख रहा है, सीख पाए, इवेलुएट कर पाए, तो ऑटोनोमस लर्निंग हो गई। तो फिर टीचर का रोल बताना है, तो टीचर भाई गाइड करता है, ठीक है ना, कि भाई कैसे डिक्शनरीज का यूज करना है, इंटरनेट टूल का यूज करना है, और इंग्लिश एप्स का कैसा यूज करना है फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस। देन रिसोर्स प्रोवाइडर, सजेस्ट यूजफुल बुक्स एंड वेबसाइट्स एंड वीडियोस फॉर सेल्फ स्टडी। तो भाई टीचर जो होता है भाई रिसोर्स प्रोवाइडर होता है, वो बच्चों को यूजफुल बुक्स के बारे में बताता है, वेबसाइट्स के बारे में बताता है, एंड वीडियोस के बारे में बताता है फॉर सेल्फ स्टडी। तो उसके बाद फीडबैक गिवर भाई टीचर ही होता है, गिव रेगुलर फीडबैक सो स्टूडेंट्स नो हाउ टू इम्प्रूव, ठीक है भाई, फीडबैक देते ताकि जो स्टूडेंट्स है वो जान पाए कि कैसे इंप्रूव करना है और कहाँ किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्रिएट सेफ स्पेस, ठीक है ना, तो टीचर है कि सेफ स्पेस क्रिएट करता है। अलाउ मिस्टेक्स एंड सपोर्ट रिस्क टेकिंग इन लर्निंग, तो भाई मिस्टेक्स को अलाउ करता है, ये नहीं कि मिस्टेक्स कर दी तो बैठने लग गया, नहीं, एक सेफ स्पेस को क्रिएट करता है जहाँ पर जो है मिस्टेक्स को अलाउ करता है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को सपोर्ट करता है लर्निंग के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद एनकरेज रिफ्लेक्शन, तो भाई स्टूडेंट से पूछता है, सोचने के लिए बोलता है कि अबाउट व्हाट दे लर्न एंड व्हाट दे फाउंड हार्ड, तो ठीक है भाई, तो उनके रिफ्लेक्शन को एनकरेज करता है कि भाई वो कहता है कि भाई अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिए एंड सोचिए कि भाई क्या उन्होंने सीखा एंड क्या उनको हार्ड लगा, ठीक है, समझ आ गया, ध्यान आपको रखना है। तो ये क्या होता है भाई, टीचर का रोल होता है ऑटोनोमस लर्निंग के अंदर, जो कि आपसे पूछा भी गया, आपको समझ भी आ गया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से समझ लेना, कर लेना, ठीक है ना। शायद इसके बाहर कुछ आएगा, लेकिन इतना मैं बता दिया कि आप वही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आप अटैम्प्ट जरूर कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना है वीडियो के एंड होते ही देखने के बाद, समझ आ गया। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।